हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अमीनो एसिड स्टार्ट कर लिया था। उससे पहले अमीनो एसिड से पहले हमने बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने पढ़ा था, स्टार्ट ही किया था लास्ट लेक्चर में अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है ज्विटर आयनिक फॉर्म। एंड नाउ व्हाट इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म, क्या होती है। हम यहाँ अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली ज्विटर आयनिक फॉर्म हम किसे कह रहे हैं, ये अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अमीनो ग्रुप पे इस अमीनो एसिड में जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बोथ चार्ज प्रेजेंट हो, क्या होगा, बोथ चार्ज यहां पर प्रेजेंट हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। फ्री फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो किस तरह से बिहेव करता है, वो बिहेव करता है बिल्कुल ज्विटर आयनिक फॉर्म। बेसिकली ज्विटर आयन हम उसे कहते हैं कि जिस अमीनो एसिड पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ हो, दोनों के दोनों यहां पर प्रेजेंट हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, ज्विटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। अब ये आयनिक फॉर्म हमें कब मिलेगी, अब अगर ये आयनिक फॉर्म है तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव, तो अब इसका नेट चार्ज क्या होगा, अब इसका नेट चार्ज का मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव था एंड नेगेटिव। एज वी नो कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहां पर अब नेट चार्ज, यानी कि अब इनको कैंसिल करने के बाद क्या चार्ज बचता है, नेगेटिव करने पर क्या चार्ज बचता है, जीरो ही होगा। यहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इन पर चार्ज होगा, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। ये नेट चार्ज कब हो रहा है, ये नेट चार्ज हो रहा है जब, नेट चार्ज जीरो तब हो रहा है जब न्यूट्रल पीएच हो। न्यूट्रल पीएच का मतलब पता है, पीएच का मतलब ये है, पीएच वो स्केल है जो बताता है कि कोई सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है ना। कोई पीएच स्केल क्या बताएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक एल्कलाइन नेचर का है। यहां पर हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल कंडीशन पे इस पे दोनों ही चार्ज प्रेजेंट होंगे, और उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ज्विटर आयन। हम इसे कह रहे हैं ज्विटर आयन। क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि ज्विटर आयन क्या है। आपको ये 3 डायग्राम दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से विच वन इज फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंट्स द ज्विटर आयन, Which one of the following is presenting the Zwitter ion, है ना। तो आपको ये बताना है कि दोनों पे, अब चार्ज केवल इन दोनों पे ही हो सकता है ना, एक तो अमीनो ग्रुप पे और एक कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों ही चार्ज हैं, और ये कब चार्ज दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गए न्यूट्रल पीएच पर। न्यूट्रल पीएच पर हमने पता है कि नेट चार्ज, इसलिए नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, अब यहां पर एक टर्म आएगा पीआई। पीआई का मतलब ये है, इसका मतलब है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो है अ पीएच जिस पर की, एक पीएच की वो वैल्यू जिस पर नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, नेट चार्ज बिकम जीरो। नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। तो यानी कि पीएच की वैल्यू, पीएच की बता रहा है कि ऐसा पीएच की वैल्यू जिस पर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पीएच को हम क्या कहेंगे, जैसे कि
ये वाला अमीनो एसिड जो है, ये अमीनो एसिड न्यूट्रल पीएच पर आकर के, न्यूट्रल का मतलब है दिस इज 7, न्यूट्रल पीएच का मतलब होता है 7, ये 7 पर आकर के क्या हो गया, इसका नेट चार्ज 0 हो गया। ठीक है, इसका नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो इस पीएच वैल्यू को हम क्या कहेंगे, पीआई कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो है जिस पर नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नेट चार्ज 0 जो है वो हमेशा न्यूट्रल पीएच पर हो। हम इसे समझने के लिए हमने इस तरह से लिखा है कि न्यूट्रल पीएच पर ये दोनों चार्ज बियर कर रहा है और दोनों ही चार्ज आपस में कैंसिल होकर के नेट चार्ज 0 बना रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो पीएच होगी, पीएच वैल्यू होगी वो 7 पर ही, जो नेट चार्ज है वो 0 7 पर ही होगा। ये किसी भी पीएच वैल्यू पर हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, 6 पर भी हो सकता है, 9 पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये समझना है कि व्हाट इज द ज्विटर आयन, ज्विटर आयन एंड द टर्म पीआई। आप इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो है कि जब नेट चार्ज 0 हो जाता है, वो पॉइंट पीएच का वो पॉइंट जिस पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। अब देखो यहां पर, यहां क्या हो रहा है, यहां देखो, यहां है लो पीएच है। अब लो पीएच का मतलब ये है, लो पीएच का मतलब है दैट इज इट इज अ एसिडिक मीडियम। क्या है ये? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम हो गया, तो ये एसिडिक मीडियम में क्या ज्यादा होगा, H+ आयंस हमेशा ज्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं? H+ आयंस क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेंगे। अब ये H+ आयंस ज्यादा रहेंगे तो ये क्या करेगा, ये H+, ये जो प्रोटीन अमीनो एसिड है, जब एसिडिक सोल्यूशन होता है तो ये एसिडिक सोल्यूशन से H+ आयंस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है उससे। क्या करता है सोल्यूशन से अमीनो एसिड, H+ आयंस लेता है उससे। तो जब H+ आयंस लेगा तो यहां देखो हमने क्या लिखा था, COO लिखा था। यहां पर क्या हो गया, H+ आयन इससे एक्सेप्ट करके यहां पर H+ आयन आ गया, यहां पर भी NH3 आ गया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर बात यह है कि लो पीएच यानी कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड ऑलवेज एक्सेप्ट द H+ आयंस, और H+ आयंस लेने की वजह से उस पर क्या चार्ज आ जाता है, उस पर नेट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या नेट चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज अब यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, यहां पे पॉजिटिव नेट चार्ज आएगा। क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेट चार्ज हो रहा है। नेट चार्ज की यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आई है। ठीक है, इसे हमने कहा है, यहां पर ज्यादा हमें केमिस्ट्री वाला नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहां पर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि ये नेट चार्ज, ये 0, ये यहां पर पॉजिटिव कैसे आया, नेगेटिव कैसे हुआ। हमें इतना पता है कि जब ये H+ आयन इससे लेगा तो इसके पास H+ आयन ये ले लेगा और इस पे नेट जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आ रही है बात समझ में, नेट चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जब ये अमीनो एसिड एसिडिक मीडियम से H+ आयन ले लेगा तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इस अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी है। अब अमीनो एसिड का भी नेचर कैसा हो जाएगा, अमीनो एसिड का नेचर कैसा हो जाएगा, ये एसिडिक मीडियम में था, उसने H+ आयंस लिए। ठीक है, H+ आयंस लिए तो अब उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस होंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी में जो चेंजेस होंगे वो क्या हो जाएगा, अब वो बेसिक अमीनो एसिड की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा, बेसिक अमीनो एसिड की तरह खुद को ट्रीट करेगा। आ रही है बात, अमीनो एसिड है लो पीएच यानी कि एसिडिक मीडियम में नेट चार्ज हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा और अमीनो एसिड का नेचर जो है वो अब बेसिक अमीनो एसिड की तरह ट्रीट करेगा खुद को। ठीक है, अब उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक एल्कलाइन हो जाएगा। हाँ, एसिडिक आ रहा है लेकिन उस एसिडिक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर ये खुद क्या परफॉर्म कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है क्योंकि इसने क्या ले लिया, अब
H+ आयंस ले लिए तो अब ये खुद बेसिक की तरह बिहेव करेगा। बेसिक में क्या होता है, H+ आयंस देने की टेंडेंसी रहती है, आयंस देने की टेंडेंसी रहती है बेसिक के अंदर। तो अब इसके पास ऑलरेडी इतने आयंस हैं, H+ आयंस है कि अब इसकी देने की टेंडेंसी हो गई, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं बेसिक। अब इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मीडियम तो एसिडिक है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। क्यों प्रॉपर्टी चेंज हो गई? क्योंकि इसके पास क्या है, एसिड एंड बेसिक दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसने H+ आयंस लिए और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, बेसिक। इसकी प्रॉपर्टी जो चेंज हो गई बेसिक अमीनो एसिड में। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, इसके अपोजिट ही हाई पीएच। हाई पीएच का मतलब है एल्कलाइन मीडियम। क्या है, एल्कलाइन मीडियम। ये एल्कलाइन मीडियम में क्या हो रहा है, इस एल्कलाइन मीडियम के अंदर नेट चार्ज क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए। यहां पर हाई पीएच है, क्या है, हाई पीएच है। यहां पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाई पीएच के अंदर का मतलब यह है कि अब अपने आयन से दे देगा, इसके पास जो भी H+ आया है दे देगा, है ना। तो हाई पीएच के अंदर यानी कि एल्कलाइन नेचर के अंदर जब ये रखा जाएगा अमीनो एसिड, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वो नेट चार्ज क्या होगा, वो नेट चार्ज हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये कैसा है, एल्कलाइन मीडियम है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी, इसका नेचर ऑफ अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ अमीनो एसिड में अब इसका क्या हो जाएगा, वहां पर ये बेसिक अमीनो एसिड की तरह हो गया था, अब ये यहां पर बिहेव करेगा एसिडिक। अब ये यहां पर बिहेव कर रहा है एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहां पर तो ये क्या कर रहा था, बेसिक अमीनो एसिड की तरह ट्रीट कर रहा था क्योंकि ये H+ आयंस ले रहा था, एंड यहां पर इसने H+ आयंस दे दिए तो अब इसलिए ये एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अभी जब आप एसिड बेस पढ़ेंगे तब आपको केमिस्ट्री में और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक एक भी क्लास नहीं ली होगी केमिस्ट्री की, लिए क्या, नहीं लिए ना, कोई बात नहीं, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एसिड एंड बेस। हाँ, तो वो उनके वीडियोस आएंगे। वीडियोस नहीं आए क्या मैम के, कौन से आए हैं, हाँ, लिविंग वर्ल्ड के आए हैं, अच्छा, देखा क्या वीडियो, ठीक है, देखना, देख लेना, है ना। लिविंग वर्ल्ड में वो क्लासिफिकेशन आएगा, है ना। ठीक है, सो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ज्विटर आयन क्या होता है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में कोई अमीनो एसिड कैसा बिहेव कर रहा है, एसिडिक मीडियम में ये क्या कर रहा है, H+ आयंस ले रहा है। H+ आयंस ले रहा है तो ये क्या हो रहा है, बेसिक अमीनो एसिड लेने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी, खुद ले रहा है। यहाँ पे एसिडिक के अंदर हमेशा H+ आयंस क्या रहते हैं, हाई अमाउंट में रहते हैं, तो ये क्या कर रहा है, H+ आयन खुद ले रहा है, और लेने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक अमीनो एसिड, तो खुद कैसा हो गया, बेसिक हो गया। टेंडेंसी, खुद की जो प्रॉपर्टी हो गई वो कैसी हो गई, बेसिक अमीनो एसिड हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये खुद अपने H+ आयंस दे रहा है। H+ आयंस देने की वजह से अब ये इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो गई, एसिडिक हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी एसिडिक। ठीक है, अभी यहां हमें सिर्फ ये देखना है कि ज्विटर आयन क्या होता है। ठीक है, और नेट चार्ज क्या हो जाता है, यहां पर एसिडिक मीडियम में हमेशा पॉजिटिव नेट चार्ज आएगा, और यहां पर हाई पीएच के अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, नेट चार्ज। ठीक है, ये लिख लो, इसके नीचे जो लिखा है ना, ये लिख लो, फटाफट लिखो। अब देखो यहां पर अब हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखने हैं, स्पेशल पॉइंट्स फॉर अमीनो एसिड। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या हैं अमीनो एसिड्स के, 20 अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट, लिखते जाओ,
participate in protein synthesis. क्या है? 20 amino acids participate in protein synthesis. 10 amino acids are essential. Amino acids are essential amino acids. ओके और वो 10 essential amino acids मैं लिखवा चुकी हूं लास्ट लेक्चर में. नाउ ये जो जितने भी 20 अमीनो एसिड्स हैं इसके अंदर से ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है एंड ट्रिप्टोफैन इज कॉम्प्लेक्स. अमीनो एसिड है. ठीक है, ग्लाइसिन क्या है? सबसे सिंपलेस्ट है. और ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन इज अ कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है. यहां पर इंपॉर्टेंट बात और है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है. तो ऐसे कौन से हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अभी हम पढ़ेंगे, ये आगे काम आएंगे जब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. सो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से सिस्टीन. कौन सा है? सिस्टीन है एंड मेथियोनिन. एंड कौन सा है? मेथियोनिन. Cysteine and methionine are the sulfur containing amino acids. उसके बाद अगर हम बात करें, हमने देखा था कि कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. एरोमेटिक का मतलब वो है कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? बेंजीन रिंग. एंड दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. सो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड phenylalanine. एंड phenyl phenylalanine. ठीक है, उसके अलावा एक कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें कि हेट्रोसाइकिल, यहाँ पर एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? उनकी जो साइड चेन होती है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक. ये साइक्लिक फॉर्म में है और इसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड. हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड ऐसे कौन से हैं? ऐसे हैं हिस्टिडीन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन. हिस्टिडीन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन. प्रोलीन, हाइड्रोक्सी. ये क्या है? प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन. all the amino acids are, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे ऑल आर लेवोरोटेटरी. क्या है? लेवोरोटेटरी. All the amino acids are levorotatory. अभी इसका मतलब समझेंगे. एक्सेप्ट ग्लाइसिन. लिख लीजिए फिर मैं बताती हूं.
लेवोरोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवोरोटेटरी? हमने बात की थी किरल कार्बन की। किरल कार्बन वो कार्बन होता है, कार्बन की हम जानते हैं 4 क्या होती हैं, वैलेंसी होती है। और अगर इन 4 वैलेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट हो, दिस इज द एक्स वाई जेड ए, ये चारों अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हो तो हम उस कार्बन को क्या कहते हैं? उस कार्बन को हम कहते हैं किरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? किरल कार्बन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अब ये जो किरल कार्बन है, अगर इसकी खास बात क्या होती है कि दे आर, ऐसे किरल कार्बन क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि जब हम इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट से गुजारते हैं, इसे हम क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट से गुजारते हैं, है ना, पास थ्रू करते हैं इस अमीनो एसिड से, जिसके पास क्या हो? डिफरेंट 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो क्या होगा? तो वो 2 डायरेक्शंस में मूव करेगा। क्या करेगा? 2 डायरेक्शंस में मूव करेगा। एक तो होगा एंटी क्लॉकवाइज और एक होगा क्लॉकवाइज। क्या होगा? क्लॉकवाइज एंड एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज होगा उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रा रोटेटरी, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे हम कहेंगे लेवो रोटेटरी। क्या कहेंगे? उसे हम एल से डिनोट करते हैं। सो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि जब हम उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट से गुजारते हैं तो वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो डी या तो एल, यानी कि या तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज वो घूम जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो यानी कि ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अंदर हमने देखा था कि उसका स्ट्रक्चर क्या था? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें ये दोनों कंपोनेंट्स क्या थे? सेम थे। दैट्स व्हाई क्या हो रहा था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव, अगर इनमें से ये दोनों अगर सेम है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या नहीं करेंगे? मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई, हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी किसमें देखने को मिलेगी? ओनली किरल कार्बन्स में। आ रही है बात समझ में? सो दैट्स व्हाई जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे ऑल आर लेवोरोटेटरी एंड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है, नाउ अभी हमने बात की थी ज्विटर आयन के बारे में बात की थी। ज्विटर आयन में हमने देखा था कि जब हमने उसे एसिडिक मीडियम में रखा था तो एसिडिक मीडियम में वो बेसिक की तरह बिहेव कर रहा था, और जब हमने उसे बेसिक मीडियम में रखा तो वो कैसे बिहेव कर रहा था? एसिडिक नेचर की तरह बिहेव कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि अमीनो एसिड के पास दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। क्या है? दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। एक अमीन ग्रुप जो कि बेसिक प्रॉपर्टी रखता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि क्या रखता है? एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। ये दोनों ही ग्रुप होने की वजह से वो क्या कर सकता है? वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है, डिपेंड अपॉन द पीएच, कि वो किस पीएच में उसे रखा गया है। अगर आपने उसे एसिडिक मीडियम में रखा है तो वो बेसिक की तरह बिहेव करेगा, और अगर आपने उसे बेसिक मीडियम में रखा है, अल्कलाइन मीडियम में रखा है, तो वो कैसे बिहेव करेगा? एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पीएच। पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कैसा उसका पीएच है, और तभी उसकी प्रॉपर्टी वहां पर हमें देखने को मिलेगी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। और ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। उसे हम क्या कह रहे हैं? ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे कंपाउंड, ऐसे अमीनो एसिड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड्स आर जनरली, अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कंपाउंड, और we can say zwitter ion.
और वी कैन से ज्विटर आयन, दोनों का मतलब सेम है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब हो गया बोथ, और या फिर हम उसे ज्विटर आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर ये कंप्लीट होता है हमारा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोटीन और प्रोटीन कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, नाउ अब हम देख रहे हैं व्हाट आर द प्रोटीन्स। अभी हमने अमीनो एसिड पढ़ लिया था, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। सो प्रोटीन क्या है, अगर मैं प्रोटीन को डिफाइन करना चाहूं तो व्हाट आर द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या है, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। दैट्स व्हाई हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अमीनो एसिड। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो दैट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बिकॉज इट इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। नाउ जो प्रोटीन्स होते हैं वो जनरली डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इन्हें कह सकते हैं हेट्रो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन को हम डिफाइन कर सकते हैं हेट्रो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, नाउ हेट्रोपॉलीमर अमीनो एसिड। अब हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं, पॉलीमर को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन के पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड as polypeptide। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम उसे, पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। अब यहीं से दो टर्म निकल के आती हैं कि यहीं से दो टाइप बन जाते हैं प्रोटीन के। एक तो है मोनोमेरिक प्रोटीन, मोनोमेरिक प्रोटीन। व्हाट इज द मोनोमेरिक प्रोटीन, मोनो का क्या मतलब है, एक, है ना। तो एक पॉलीपेप्टाइड, ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोमेरिक प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, मोनोमेरिक प्रोटीन के अंदर आ जाता है आपके, एक तो आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। एक हो जाएगा, दूसरा जो टाइप है वो है मल्टीमेरिक। मल्टीमेरिक प्रोटीन। अब ये मल्टीमेरिक प्रोटीन क्या है, मल्टीमेरिक का मतलब है जिसमें मोर देन 2 चेन्स आर प्रेजेंट इन अ प्रोटीन, मोर देन वन पेप्टाइड चेन is in a protein। तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। कितनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती हैं।
तो कुल मिला के कितनी हो गई, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एज वेल एज इंसुलिन है, इंसुलिन के अंदर भी कितने होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। सो अब हम देख रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, अब यहां पर प्रोटीन्स को हम 2 और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रोटीन है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, एंड या फिर हम उसे कह सकते हैं कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स which have all essential amino acids, क्या होंगे, प्रोटीन which have all essential amino acids, all essential amino acids are present। ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास और कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास या फिर कंप्लीट प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन कहाँ हम देखने को मिलेंगे, ये होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं एनिमल टिश्यूज के अंदर। किसमें होते हैं, एनिमल टिश्यूज के अंदर। एंड दैट्स वाई जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि जो लोग मीट वगैरह जो लेते हैं, इंटेक करते हैं, उनके अंदर वो एनिमल टिश्यूज क्यों लेते हैं, क्यों नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि किसके लिए जरूरी होते हैं, बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं उसमें। एज वेल एज अगर आप में से आपका कोई बड़ा भाई हो या आप में से कोई जिम जाता हो, तो जिम जाने पर क्या कहता है, जिम वाला क्या कहता है, ट्रेनर क्या कहता है कि ये एक पाउडर पिया करो। वो पाउडर कौन सा होता है, प्रोटीन पाउडर होता है। उस प्रोटीन पाउडर की खास बात क्या होती है कि उसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। मसल्स बनानी है तो मसल किससे बनेगी, जब सारे के सारे प्रोटीन्स आप लेंगे तभी मसल्स बनेगी। तो वो क्या कहता है, क्यों कहता है कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए, मसल बनानी है तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। एज वेल एज जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेज लेते हैं, उनके अंदर भी जो मीट वगैरह लेते हैं उनमें भी सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिश है ना, मीट है, फिश है, चिकन है, इनके अंदर क्या रहते हैं, सारे एनिमल टिश्यूज के अंदर ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर देयर। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास और इनकम्प्लीट। ये कौन से प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है जिनके पास लैक सम अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स लैक सम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, लैक सम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उन्हें हम कहते हैं सेकंड क्लास और इनकम्प्लीट प्रोटीन हम उसे कहते हैं। और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं वेजिटेटिव जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जो वैगन्स में प्रेजेंट होते हैं। आप जो भी वेजिटेरियन हैं, जो लोग वेजिटेरियन फूड लेते हैं, जो भी हम फल सब्जियां खाते हैं, उसके अंदर सभी, जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उसी एक फ्रूट के अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो क्या है, सेकंड क्लास और इनकम्प्लीट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वेजिटेटिव प्रोटीन। वेजिटेटिव का मतलब है प्लांट्स, लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब हमें देखने हैं प्रोटीन
का कैसे फॉर्मेशन होता है। अब हमें क्या देखना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अभी तक तो हमने जो भी चीजें पढ़ी है, जनरलाइज चीजें पढ़ी हैं कि प्रोटीन क्या है, हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। और उसे हम क्या कह रहे हैं, उस चेन को जो बनती है उसे हम पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। हम ये पॉलीपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं, ये अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। मोनोमेरिक, मल्टीमेरिक, मोनोमेरिक में एक चेन, मल्टीमेरिक में मोर देन वन चेन प्रेजेंट होती है। उसके एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन एंड क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। ये इसके एग्जाम्पल है जिनमें एक से ज्यादा चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकेंड क्लास प्रोटीन। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे, पेप्टाइड फॉर्मेशन। दो अमीनो एसिड्स हमें पता है ना, कैसे होते, एक अमीनो एसिड बनाते हैं हम यहाँ पर, स्ट्रक्चर दिस इज कार्बन, और सॉरी ये हमने H बना दिया, यहाँ हमने R बना दिया, इधर हमने COOH बना दिया, और इधर हमने बना दिया H। सो दिस इज द हाँ, ठीक है, एक अमीनो एसिड। अब देखो, अब प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड 1, दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, ऐसे करते करते एक के पीछे एक अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और क्या बना रहे हैं, एक चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब इन दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। एंड दैट्स वाई पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि यहां पर इस चेन के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं, इस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में कि अमीनो, एक और दो अमीनो एसिड आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग देम पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं। सो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं हम। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये अमीनो एसिड 1 है और ये अमीनो एसिड 2 है, ठीक है। अब देखो इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है तो हमेशा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है एक वाटर मॉलिक्यूल हमेशा एक्सक्लूड होगा। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एक्सक्लूड हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा यहां पर। सो यहां पर कैसे बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनता है ऑलवेज कार्बोक्सी टर्मिनल और यहां पर सेकेंड अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप के बीच में। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप के बीच में क्या बनेगा, हमेशा बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पर ये देखो, अगर मैं इसे ओपन कर लूं थोड़ा सा, तो ये है NH और एक और H है, ठीक है। यहां से H2O मॉलिक्यूल निकालना है हमें, ठीक है। तो OH यहां से निकल गया और एक H यहां से निकल गया, ठीक है। OH यहां से निकल गया और एक H वहां से निकल गया। ये क्या निकल करके H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। तो अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, अब इसका फॉर्मेशन ऐसे होगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है,
यहां पर क्या रह गया, CO रह जाएगा, क्या रह जाएगा, CO रह जाएगा। और यहां पर ये मैंने थोड़ा सा दूर बना दिया है, कोई बात नहीं, हम यहां पर इसे बना देते हैं, ये बॉन्ड बन जाएगा। और यहां पर क्या रह गया था, NH रह गया था, है ना, तो यहां पर ये N और यहां पर हमने यहां से क्या करा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक OH हटा दिया और NH2 में से एक H हटा दिया, तो क्या बन गया यहां पर, तो ये यहां पर फॉर्मेशन H2O निकल गया और क्या फॉर्मेशन हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड का। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, किस दो कंपाउंड C और N के बीच में क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज द अमीनो एसिड 1 एंड दिस इज द अमीनो एसिड 2। ठीक है, दो अमीनो एसिड के बीच में क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड कार्बोक्सिलिक, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड बन किसके बीच में रहा है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है। ठीक है, और इसे हम कह रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और एक H2O मॉलिक्यूल यहां पर बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहां पर हम रिएक्शन बना सकते हैं, दिस इज द अमीनो एसिड 1 एंड दिस इज द अमीनो एसिड 2। हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज किसकी वजह से है, इस साइड चेन R की वजह से। यहां पर हम लिख सकते हैं R1 एंड R2 एंड R1 R2 का मतलब ये कि यहाँ पर ग्रुप 1 अलग होगा और ये ग्रुप अलग होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखा जाता है अमीनो एसिड्स को, R1 R2। अब यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे हम, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर एक मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, OH मॉलिक्यूल यहां से और एक H यहां से। ठीक है, एक H यहां से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस बॉन्ड को हमने क्या कहा है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड किसमें बन रहा है, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के बीच में क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। बेसिकली पेप्टाइड दो एलिमेंट C और N के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है। ठीक है, और ऐसे ही थर्ड अमीनो एसिड भी कहां आकर के जुड़ेगा, यहां आकर के जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक के साथ यहां पर आकर के जुड़ेगा दूसरा अमीनो एसिड, एक OH और निकल जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा ये N और ऊपर H, तीसरा अमीनो एसिड। ऐसे करके जुड़ती जाएगी चेन। ठीक है, कार्बो और अगेन R3 के आगे क्या जुड़ता जाएगा, नया अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा। ऐसे करते हुए क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत है। कुल मिला के दिस इज द पेप्टाइड फॉर्मेशन और इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड। ऐसे ही पूरे प्रोटीन्स के अंदर क्या होंगे, पेप्टाइड फॉर्मेशन होगा और दैट्स व्हाई हम उसे कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
प्रोटीन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या फिर कॉन्फ़िगरेशन, क्या कहेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रोटीन का, वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन। प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सीधी स्ट्रेट चेन जो होती है, पॉलीपेप्टाइड, स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। कैसे? ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, अमीनो एसिड 1 2 अमीनो एसिड 3 अमीनो एसिड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो सबसे पहले प्रोटीन बनता है वो इसी फॉर्म में बनता है। सबसे पहले जो प्रोटीन बनता है वो प्राइमरी प्रोटीन बनता है। प्राइमरी प्रोटीन अगर हम देखें, हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। और किसको रीड करते हुए पढ़ रहे हैं? एमआरएनए को रीड करते हुए पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में बन के निकलता है वो निकलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। इसे हम एक डिग्री का साइन लगा के 1 के ऊपर डिग्री का साइन भी लगा कह दे, इसे हम प्राइमरी ही कहते हैं। सो जिस फॉर्म में निकलता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। जनरली नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली यहाँ पर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो ओनली पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर केवल एक ही बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां पर नॉर्मली these proteins are non-functional. These proteins are normally non-functional. Non-functional का मतलब क्या है? कि ये किसी काम के नहीं होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले जो प्रोटीन होते हैं जनरली नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी कि इसके अंदर या तो कुछ मॉडिफिकेशन होगा या तो ऐसी ही कुछ 4 यूनिट्स मिलकर के ही एक प्रोटीन बनाएंगी। तो अभी जो ये एक सिंगल चेन बनी है वो नॉन फंक्शनल होती है ना। प्रोटीन जब बनता है, अभी हम आगे आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो सिंपल चेन बन रही है वो जनरली क्या होती है? नॉन फंक्शनल होती है। ठीक है, नॉन फंक्शनल होती है एक्सेप्ट इंसुलिन। इंसुलिन खुद क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, खुद क्या है? प्रोटीन है। ये प्राइमरी होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होता है। इंसुलिन खुद प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, बट फंक्शनल होता है। क्या होता है? बट फंक्शनल होता है। क्या होता है? फंक्शनल होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जनरली ऐसा ही होगा। ठीक है, कैसा होगा? सिंपल चेन के फॉर्म में होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसा हम अभी चेन बनाते जा रहे थे जब हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाए थे, है ना।
तो बिल्कुल सेम स्ट्रेट चेन की तरह होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। और उसके नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं एक्सेप्ट दी इंसुलिन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लिख लिया ये। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अब उस सिंपल चेन जो होगी, अब वो सिंपल चेन नहीं रहेगी, अब वो दो टाइप का स्ट्रक्चर अटेन कर लेती है। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो दो टाइप का है, प्रोटीन है। एक तो होता है हेलिक्स फॉर्म में, हेलिक्स, वो भी अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में। और एक होता है बीटा प्लेटेड फॉर्म, यानी कि प्लेट के फॉर्म में। कभी तुमने वो स्पाइरल घूमती हुई सीढ़ियां देखी है, ऐसे स्पाइरल सीढ़ियां देखी है, सीढ़ियां होती है ना, एक तो ऐसे होती है, ऐसे सीरियल्स में देखी होगी, मूवीज में देखी होगी, है ना, ऐसे स्पाइरल्ड सीढ़ियां देखी है कभी, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। बना लो डायग्राम, कैसा होता है, ऐसा होता है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर ये प्राइमरी जो स्ट्रक्चर था, जो कि नॉन फंक्शनल था, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर बीटा प्लेटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहां पर अल्फा हेलिक्स जो है हेलिक्स फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, हेलिक्स फॉर्म में है। और हेलिक्स जो है, इसका जो टर्न है वो किस साइड पर है, राइट हैंडेड। जो टर्न है वो किस साइड है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। कैसा हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, यानी कि राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड है ना, क्लॉकवाइज की तरफ इसका हेलिक्स है। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर बॉन्ड्स कौन से होंगे, एक बॉन्ड तो कॉमन होगा ही, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड, एक तो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कहां होते हैं, दिस इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। हम जानते हैं अमीनो एसिड में आर चेन होती है, उस आर चेन में हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, यहां पर एक अमीनो एसिड है और एक यहां एक अमीनो एसिड है। ये दोनों अमीनो एसिड के जो साइड चेन होती हैं, ये साइड चेन आपस में क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड जो कि पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग को थोड़ा खींचो, ठीक है, फिर उन दो स्प्रिंग की जो दो लाइनें, जो सर्कल्स हैं, उन दोनों के बीच में धागा बांध दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ऐसा ही यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू हेलिक्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं केराटिन, इसके एग्जाम्पल हैं आपको केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, हम पढ़ेंगे ये सारे नाम अभी, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन।
ये कहाँ, मायोसिन ट्रोपोमायोसिन मसल्स के अंदर होता है ये प्रोटीन है, और ये कहाँ है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। केराटिन आपके बालों पे, स्किन में प्रेजेंट होता है केराटिन, ठीक है। केराटिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। केराटिन के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अल्फा हेलिक्स होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें, अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो केराटिन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। नाउ बीटा प्लेटेड फॉर्म, नाउ व्हाट इज द बीटा प्लेटेड फॉर्म, ये जिगजैग फॉर्म में होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर इज जिगजैग। जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, जिगजैग, ठीक है। और दूसरी जो चेन, ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। आ रही बात समझ में, क्या हो रहा है, जिगजैग, ठीक है। और ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं, एक ही बनाते हैं, जिगजैग फॉर्म होता है, कैसा रहता है, एंड इसी को ही हम बीटा प्लेटेड फॉर्म भी कहते हैं, प्लेटेड फॉर्म में रहता है, ऐसी यूं प्लेट बनी हुई है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर भी हाइड्रोजन पेप्टाइड पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स मिलते हैं, दो ही बॉन्ड मिलते हैं, पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। आ रही है बात समझ में। इसका एग्जाम्पल है सिल्क फाइबर, इसका एग्जाम्पल है सिल्क फाइबर। उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, बीटा प्लेटेड जिगजैग फॉर्म में होता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के बाद अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब क्या आता है, सेकेंडरी के बाद आएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। सो व्हाट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर, हमने देखा था पहले तो क्या बनी, सिंपल स्ट्रेट फॉर्म चेन बना। वो सिंपल स्ट्रेट फॉर्म चेन जो होता है नॉन फंक्शनल होता है, जनरली इट इज अ नॉन फंक्शनल। उसे फंक्शनल में कन्वर्ट होने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अटेन करना पड़ता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है दो टाइप का, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। उसके बाद ये स्ट्रक्चर अटेन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के बाद अब वो आता है थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर में। क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है, उसमें टर्शरी स्ट्रक्चर में जनरली 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स are 2 or more polypeptide chain are involved. यहां पर देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो, ऊन देखी है, ऊन देखा है, घर पे मम्मी ऊन के स्वेटर बनाती है तो वो ऊन का गोला कैसा होता है, ऐसा लिपटा हुआ होता है, गोल 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 गोल। तो वो कैसा होता है, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं। वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, आपस में लिपटा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ टर्शरी स्ट्रक्चर में ये टर्शरी जो स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं उनके अंदर वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल का मतलब ये है कि अब ये कोई फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइम्स। यहाँ टर्शरी स्ट्रक्चर बनने के बाद एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। यही एंजाइम्स प्राइमरी स्ट्रक्चर पे तो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे भी नॉन फंक्शनल होते हैं। जैसे ही ये टर्शरी स्ट्रक्चर को अटेन करते हैं उनमें ये आप क्या हो जाते हैं, फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, फंक्शनली एक्टिव हो जाएंगे जैसे ही वो टर्शरी स्ट्रक्चर को अटेन करेंगे। नाउ
यहां पर क्या होता है कि स्पेसिफिक सब्सटेंस कैन बाइंड टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन। यहां पर क्या हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल है, वो यहां पर प्रोटीन के साथ आकर के बाइंड हो सकता है, प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप के साथ आकर के बाइंड हो सकता है। जैसे कि कुछ केसेस में हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के साथ आयरन आके बाइंड हो सकता है, क्लोरोफिल के साथ मैग्नीशियम आकर के बाइंड हो सकता है ना। ऐसे ही कुछ सब्सटेंस जो है वो प्रोटीन के साथ अब आकर के यहाँ पर बाइंड हो सकते हैं। किस पर? प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप पर आकर के बाइंड हो सकता है कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस, ठीक है, जिससे कि अब वो कंप्लीट क्या बन जाएगा, एंजाइम, हार्मोन जो उसे बनना है वो हो जाएगा। सो यहां पर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर इन्वॉल्व। कैसा स्ट्रक्चर होता है? देखो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने बना लिया था, ऐसे ही 2 और स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है टर्शरी के अंदर। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है और हो सकती है 4 भी हो सकती है, और ये आपस में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। ये आपस में चारों की चारों पॉलीपेप्टाइड मिल जाती हैं और आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बना रही है। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स की हमने बात करी थी कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर सब यूनिट्स होती है। हम बात करते हैं ना, सब यूनिट्स होती है, 4 सब यूनिट होती है। 4 सब यूनिट का मतलब है कि 4 चेन्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शरी स्ट्रक्चर पर आकर उसे वो कब जब बाइंड होती हैं, वो चारों की चारों जब यूनाइट होती हैं, तब उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इससे पहले वो सारे के सारे स्ट्रक्चर इंडिविजुअली प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अटेन करते हैं और फिर बाद में तीनों वो आकर के यूनाइट हो जाती हैं और उस पूरे स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और यही स्ट्रक्चर जो होता है फंक्शनल होता है। फंक्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है, जैसे कि एंजाइम्स की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बॉन्ड जो कि एज यूजुअल प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एज वेल एज यहाँ पर सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट था, ये क्या बना रहे हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो इनमें सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही, है ना। उसके बाद आ जाता है आयनिक बॉन्ड एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड ये होता है, आयनिक डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब ये होता है, हमने कुछ ऐसे अमीनो एसिड पढ़े थे जिनकी R चेन में क्या प्रेजेंट था, सल्फर प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, सल्फर प्रेजेंट था। सो यहां पर कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं, जैसे कि दीज अमीनो एसिड्स, दीज 2 ये 2 चेन्स हैं, इन 2 चेन की साइड चेन में यहाँ पर कोई अमीनो एसिड है और उसकी साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, उसकी साइड चेन में प्रेजेंट है एक ऐसा अमीनो एसिड जिसका नाम है सिस्टीन। क्या नाम है, सिस्टीन। इन दोनों के पास ही क्या होना चाहिए, सिस्टीन अमीनो एसिड होना चाहिए दोनों के पास। और सिस्टीन अमीनो एसिड में जो साइड चेन होती है, साइड चेन में लगा हुआ रहता है SH ग्रुप, सल्फर के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या करना चाहिए, इनका बॉन्ड बनना चाहिए। बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो कैसे बनेगा, ये सिस्टीन है और ये दूसरा सिस्टीन है। ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड है, एंड यहां पर ये दोनों ही हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे और ये आप डबल बॉन्ड बना लेगा S और S के बीच में। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा S और S के बीच में। सल्फर, 2 सल्फर के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। एंड जो सल्फाइड बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड के बाद सेकंड मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पेप्टाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और पेप्टाइड के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड का आता है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है
ये किन में होता है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर सिस्टीन अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा तभी क्या बनेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। और ये भी तब बनेगा जब दोनों आमने सामने हो, दोनों या तो सेम चेन के अंदर हो या फिर दोनों अलग अलग चेन में हो। ठीक है, दोनों में ही पॉसिबल है। हाँ, आमने सामने ही तो बन रहा है, जैसे ये एक इसके सामने ये है ना, आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सामने अलाइन होने चाहिए तभी बनेगा। या तो फिर ऐसे कंडीशन एक चेन में भी बन सकता है और इंटरचेन में भी बन सकता है, इंट्राचेनिक भी बन सकता है और इंटरचेन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक हाइड्रोजन और पेप्टाइड तो होंगे ही, एज वेल एज डाइसल्फाइड बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। अब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है, ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ये भी फंक्शनल होता है। ये कैसा होता है? फंक्शनल। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी कैसा हो जाता है? फंक्शनल हो जाता है। जनरली ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है। कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है और स्फेरिकल होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लोबुलिन, ग्लोबिन की तरह। ग्लोबुलिन जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, तो ये ग्लोबुलिन इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ग्लोबुलिन। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर एक और बॉन्ड आ जाएगा, यहीं पर ये 4 बॉन्ड तो है ही, एक और बॉन्ड आ जाएगा, एक और बॉन्ड आ जाएगा, उसका नाम है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो ये 5 बॉन्ड यहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और भी ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसा हो जाता है? और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कोइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि हमें पता है कि कुछ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कुछ अमीनो एसिड की आर चेन जो होती है, आर चेन जो होती है उसमें वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। एज वी नो कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक्वाटिक होता है, तो प्रोटीन के लिए साइटोप्लाज्म क्या है? एक एक्वाटिक मीडियम है। तो जैसे ही प्रोटीन एक्वाटिक मीडियम में आता है तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को अटेन करने का रीजन ये है कि उसमें कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी आर चेन जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है। और हाइड्रोफोबिक का नेचर ये रहता है कि वो पानी से दूर भागता है। क्या करता है? पानी से दूर भागता है। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर अंदर की तरफ तो जो अमीनो एसिड, अंदर की तरफ तो कौन से अमीनो एसिड्स आ जाएंगे? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, और बाहर की तरफ नॉर्मल अमीनो एसिड्स, यहाँ पर वाली जो चेन होगी वो ऐसे रहेगी। सो बेसिकली होता क्या है कि हाइड्रोफोबिक यहाँ पर बॉन्ड्स बनता है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का मतलब ये है, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक चेन है, ये अंदर की तरफ आ जाती है। कैसी हो जाती है? अंदर की तरफ अटेन हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स है वो अंदर कोर में प्रेजेंट होते हैं और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स यहाँ पर अरेंज रहते हैं। सो हमें बस इतना याद रखना है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफोबिक स्फेरिकल होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, एज वेल एज फंक्शनल भी होता है।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स जो है सबसे अच्छा हमने पढ़ा है, इसका जो एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन का HB का ग्लोबिन प्रोटीन। क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन। ये ग्लोबिन प्रोटीन जो है बहुत ही कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसे बहुत ही राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अंदर की तरफ तो कोर में प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन जो है हमने पढ़ा था, इसकी 4 क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो 2 बीटा ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। ये ऐसे 4 यूनिट्स होती हैं। दिस इज द अल्फा, दिस इज अल्फा, बीटा एंड दिस इज बीटा चेन, ठीक है। तो ये ग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। क्या है? ग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन नेचर का है और उसका स्ट्रक्चर ऐसा है एंड दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसे ऐड कर लो। लिख लिया ये पूरा? हाँ, बना लो स्ट्रक्चर। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमने प्रोटीन के टाइप देख लिए स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है। कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने 4 टाइप देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शनरी एंड क्वाटरनरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के कंपोजिशन के बेसिस पर। अब हम प्रोटीन के टाइप पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बेसिस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसे।